अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइल बर्बरियत, दरिंदगी, हैवानियत और बेगैरती की उस इंतहा पर पहुंच चुका है जहां उसे ना जंगबंदी की परवाह है, ना मुज़ाकरात की, ना आलमी कवानीन की और ना ही अपने सबसे बड़े इत्तेहादी की बात मानने की। आज जुमे को स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अहम मुआहदे की तकरीब शेड्यूल थी, मगर एक बार फिर अमन की इस कोशिश को इसराइली जारियत निकल गई। तकरीब मनसूख हो गई क्योंकि लबनान के जनूबी इलाकों शर्किया, हरूफ, कफरमान, किफरजोज और किफर सेर पर इसराइली हमलों में कम अज कम 16 अफराद जान से गए। लबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम के मुताबिक 16 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद से इसराइल लबनान पर तकरीबन 3,500 फजाई हमले कर चुका है। सिर्फ 17 अप्रैल से 7 जून तक 3,491 फजाई हमले किए गए, जिनमें 407 डेमोलेशन ऑपरेशंस शामिल हैं। 6 ऐसे ऑपरेशंस किए गए जिनमें पूरे के पूरे गांव गिराकर मट्टी में मिला दिए गए। नतीजा यह निकला कि 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए, जो लबनान की कुल आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा बनते हैं। एक जंगबंदी गजा में चल रही है, मगर इसराइल वहां भी आए रोज जारियत और बर्बरियत का मुजाहरा करता रहता है। इसलिए गजा में भी जंगबंदी के बावजूद खून बहना अब तक बंद नहीं हुआ। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 73,000 से तजावुज कर चुकी है। इसी तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान जब अप्रैल में जंगबंदी का ऐलान हुआ तो वहां भी इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की ताकि अमन मुआहदे मुज़ाकरात का रास्ता रोका जा सके। 28 फरवरी से लेकर आज तक इसराइल के ईरान पर हमलों में 3,468 अफराद जान से गए। आम शहरी, फौजी कमांडर और साइंसदान सब निशाना बने। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कोई पहला मौका नहीं कि इसराइल ने अमन मुआहदे या मुज़ाकरात की कोशिशों को निशाना बनाया हो। जब जब मशरक़ वस्ता में मुज़ाकरात की मेज़ सजी, इसराइल ने उसे उलटने की पूरी कोशिश की। कतर में हमास के मुज़ाकरातकारों पर हमला भी इसी सिलसिले की कड़ी था। अब भी इसराइली वज़ीर आज़म खुलेआम कह रहा है कि जब तक चाहेंगे लबनान के बफर जोन से वापस नहीं जाएंगे। कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गौयर अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे को मुस्तरद करते हुए कहता है कि यह इसराइल पर लागू नहीं होता। एक्स पर एक बयान में इतमार बिन गौयर ने कहा कि अमरीकियों के लिए तमाम तरह एहतराम के साथ इसराइल को पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह करना होगा कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सलामती सौदेबाजी के लिए दस्तयाब नहीं है। पूरा लबनान जन जाना चाहिए। हमारी आला तरीन जिम्मेदारी इसराइल के शहरियों और IDF के फौजियों का तहफ़्फ़ुज़ है और ये अज़्म हर दूसरी बात पर मुकद्दम है। इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को भी हटाने का मुतालबा कर रही है। गोया अब इसराइल अमरीका की भी सुनने को तैयार नहीं, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी इसराइलियों को अपने एहसान याद दिला रहे हैं कि उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सदर ट्रंप हैं। नाज़रीन, खुद अमरीकी सदर ट्रंप भी इसराइली तर्ज अमल पर बरहमी का इजहार करते हुए कह चुके हैं कि एक शख्स को ढूंढने के लिए पूरी इमारत गिराने की ज़रूरत नहीं होती। उनका यह भी कहना है कि अगर वो ना होते तो इसराइल का वजूद ख़त्म हो चुका होता। इन बयानात का मतलब है कि इसराइल की हठधर्मी पर अब अमेरिका का सब्र भी जवाब दे गया है, जबकि दूसरी तरफ ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि अगर मुआहदा शिकनी हुई तो ईरान तबाहकुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत में तैनात इसराइली सफ़ीर ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्ज़सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं, इसराइल उसे किसी मुस्बत मुज़ाकराती फरीक के तौर पर नहीं देखता। हम चाहते हैं कि दूसरे ममालिक आगे बढ़ें, ना कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क। हम पाकिस्तान को उन ममालिक में शुमार ही नहीं करते जिन्हें हम इस अमल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ कर रही है, ऐसे में अमन दुश्मन इसराइल को यह भी हजम नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि आखिर मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश पर हमला करने वाले इसराइल को कौन रोकेगा? क्या मुज़ाकरात को बार बार सबूताज करने वाली यह पॉलिसी खित्ते को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेल रही है? अब इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। एजाज साहब, स्टार्ट में इसी से करना चाहूँगा कि ये जो मुआहिदा होना था ईरान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था लेकिन वो ना हो सका। साइन हो गए, दोनों मालिक एग्री कर गए, लेकिन बाकायदा तौर पर वो तकरीब जो है वो मनसूख हो गई। अब एक जो शर्त है इस मुआहिदे की पहली लबनान के हवाले से, उसी पर अमल दरामद नहीं हुआ और माजी में भी ईरान ये कह चुका है कि जब तक लबनान में सीज़फायर नहीं होगा, तब और मुकम्मल जंगबंदी नहीं होगी, तब तक ये मुआहिदा आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको क्या लगता है कि एक तो ये मुआहिदा क्यों नहीं हो पाया, और क्या ये जो अमल है लबनान वाला और सीज़ फायर की खबर भी अब आ गई कि हो जाएगा दोनों के दरमियान, क्या ये देर पार चलता हुआ आपको नजर आ रहा है और जल्द ही इस मुआहिदे पर बाकायदा तौर पर एक तकरीब हो जाएगी?
मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि बाकायदा मुआहदे का जो पहला हिस्सा है वो हो चुका है, और इसके ऊपर बिल्कुल दोनों ममालिक अमल दरामद करना चाहते हैं। सिर्फ एक स्पॉइलर है, इसराइल, जो शुरू से ये मुआहदा नहीं होने देना चाहता था, और अब उसने फिर वही हरकत की है जो उसको मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि अब अमेरिका जो है और उसके सदर ये करना चाहते हैं ये मुआहदा, और उन्होंने इनको रोका था बाकायदा। और आपको याद होगा कि कल ही उनके नायब सदर ने कितने सख्त सुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे इसराइली कैबिनेट के बारे में। और उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारे पैसों से 2/3 आपके जो साजो सामान है अस्करी, वो हमारे पैसों से आया, हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आया हुआ है। गोया वो उनको याद करा रहे थे कि ऐसा ना हो कि आप हमसे इतना दूर चले जाएं कि ये आपका सब कुछ खतरे में पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो वजीर आजम नेतन्याहू साहब हैं वो घिरे हुए हैं हार्ड लाइनर्स में, जो उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप ये काम करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से मुआहदे के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसराइल खुद अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जाएगा। ये याद रखिए कि अमेरिका के अंदर अवामी सतह पर पहले ही एक फिजा बन चुकी है, और वो फिजा ये है कि भाई ये जंग हमारी नहीं थी, हमें इसराइल ने वर्गला के इस जंग में शामिल किया था। तो इसराइल के जो अमेरिका के अवाम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसी सेंटिमेंट को देखकर ये एग्रीमेंट किया कि ठीक है, इसमें भले ये लगे कि ईरान की शायद फतह हो गई है, लेकिन वो ये इसलिए करना चाहते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि अब जब अमेरिका करना चाहता है, ईरान करना चाहता है, सालिस जो है पाकिस्तान और कतर उनकी मदद कर रहे हैं, पूरा G7 उसकी मदद कर रहा है, सारी खलीजी रियासतें चाहती हैं, पूरी दुनिया चाहती है, तो इसराइल तो बिल्कुल तनहा होकर रह गया है, अकेला टिकेला, बिल्कुल कोई उसके साथ नहीं है। और यही चीज जेडी वैंस ने उनको कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड ऑफ स्टेट था, डोनाल्ड ट्रंप, जो आपके साथ खड़ा था, और आप उसको भी दूर भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सेटबैक इसराइल के लिए है, मुआहदे के लिए नहीं है। ऐसा सब क्योंकि इससे कबल भी जेडी वेंस साहब ने तकरीबन 10 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका और इसराइल के जब बात होगी इंटरेस्ट की तो वो फिर अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे रखा जाएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक इंटरव्यू में भी कह दिया कि मैं उनसे पूछा गया कि लबनान आप जंग रुकवा लेंगे, तो उन्होंने कहा रुकवा लूंगा, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं इसराइल वाले। लेकिन जब से ये सीज फायर का ईरान के साथ मुआहिदा हुआ, टिल दैट 40 दिन की जो जंग हुई उसके बाद से बार बार इसराइल ने वायलेट किया उस सीज फायर की शर्त को, और एक दिन के अंदर तो 100 से ज्यादा हमले भी किए गए। अब सीज फायर का एक मुआहिदा हो गया है, लेकिन और वोकल भी हैं, खुद जेडी वेंस या ट्रंप जो है वो इसराइल की तनकीद कर रहे हैं, नेतन्याहू की तनकीद कर रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे कि इसराइल वाकई ही उस मुआहिदे की पासदारी करे, और कैसे बिल्ड कर पाएंगे फिर? देखें, इस वक्त नेतन्याहू साहब इस गलत फहमी में हैं कि वो अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है, जो यकीनन बहुत बड़ी मजबूत है, उसके ज़रिए जो न्यूकॉन्स हैं, जो हार्डलाइनर्स हैं, उनके ज़रिए अमेरिका के इस मुआहदे की सपोर्ट को कम करवाया जाए। और जिन जिन कांग्रेसमैन और विमेन और सेनेटर्स ने जूइश जो कंपनी है, जो कंपनी तो नहीं उसको कहते हैं, आईपैक जिसे कहते हैं, पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, अमेरिकन इजराइली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वो बड़ी पुर असर है, बहुत ज़्यादा उसका असर हो गया। तो ये उनका ये ख्याल है कि वो हमें ये पॉलिसी रिवर्स कराने में मदद देंगे, ये उनका ख्याल है। मैं नहीं समझता कि ये ख्याल उनका दुरुस्त है। ठीक है, बड़ा जोर है, लेकिन अवामी सतह पर मसला ज्यादा हो गया। अभी आपने देखा कि कैलिफोर्निया के एक सेनेटर है रो खन्ना ने तो ये ऐलान किया कि मैं ये अहद करता हूं कि मैं बिल्कुल कोई किसी किस्म का आईपैक से अपनी कैंपेन में 1 सेंट भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। तो गोया अब ये प्रेशर पड़ेगा उन तमाम लेजिस्लेटर्स पर जो ये समझते हैं कि भाई इसराइल जो है हमें कुछ जरा आगे ही ज्यादा आगे लगा रहा है। अब उनको भी मेरा ख्याल अपनी रविश पे नजर डालनी होगी। लेकिन ये सारा काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता होगा। एकदम से याद रखिएगा कि इसराइली लॉबी या जूइश लॉबी की बड़ा उसकी जड़ें गहरी हैं, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू साहब
अमेरिका के साथ अपना फासला आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में इसराइल के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत ही नुकसानदेह होगा। लेकिन एजाज साहब, क्योंकि इसराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है गालिबन, और जो इसराइली मीडिया को जब हम देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल नेतन्याहू के खिलाफ ये जो तमाम बयानात हैं ये उनको कमज़ोर कर रहे हैं सियासी तौर पर, और नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि वो इस दफ़ा भी कामयाब हो जाएंगे। अब एक स्पॉइलर है, ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि वो दोबारा स्पॉइल नहीं करेगा? और फिर क्योंकि लबनान का मामला, इसराइल ये समझता है कि उसके पास एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि वो जो थ्रेट है उसको उस बॉर्डर से उसको ख़त्म कर ले, और ईरान ये समझता है कि वो उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी है तो वो उस पर खामोश नहीं बैठेंगे। तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? इन दोनों में से किसी एक फरीक को पीछे हटना होगा। क्या ईरान लबनान के मामले से पीछे हट जाएगा या इसराइल पीछे हट जाएगा? क्योंकि इसराइल ने तो बार बार मुआहदे की खिलाफवर्जी की, जैसे आप भी जिक्र कर चुके। चलिए इस पे बड़ी तफसील से बात कर लेते हैं। देखें, नेतन्याहू साहब पे दो मजबूरियां हैं, बल्कि मैं कहूँगा तीन मजबूरियां। एक तो उनके अपने जो हार्डलाइन कोलीग्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर दूसरे तीसरे, वो आए दिन जो हैं वो जंगी माहौल गरमाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो सर्वे आया है, मैंने खुद डायरेक्टली वो सर्वे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी साइटेशंस देखी हैं, जिसमें ये कहा गया कि 85% इसराइली वाकई चाहते हैं कि हम जंग से मामलात को हल करें, जिसका मतलब कि अवामी सतह पे भी उनको तीसरा उनके पास कदगन ये है कि अक्टूबर का इलेक्शन में अगर ये जंग किए बगैर चले गए तो शायद ये इलेक्शन ही हार जाए। तो गोया डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू साहब चाहेंगे कि ये जंग करें। अच्छा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, एक तरफ तो उनको पता है कि इसकी बड़ी कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी, दूसरी जो हार्डलाइनर्स हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने तो एक ऐसी डील कर ली जो बाराक ओबामा के JCPOA से ज्यादा खराब डील कर ली आपने, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो गाहे बगाहे सख्त गिर बयानात देते रहते हैं। तो इस वजह से वो शायद वो देते भी रहेंगे, लेकिन बिल अमूम वो बिल्कुल करना चाहते हैं। अच्छा, ईरान भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा लेबनान से, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और उसको पता है कि अगर मैंने हिजबुल्लाह को आज छोड़ दिया तो ये मेरे लिए कभी भी दोबारा खड़े नहीं होंगे, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो गोया क्या हुआ, ईरान पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका करना भी चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी दो लॉबीज को भी मजबूत करना है, और इसराइल जो है वो जंग करना चाहता है और वो जंग जारी रखेगा। गोया एक कश्मकश होनी है। इस कश्मकश के नतीजे में एक नया टकराव आएगा, और उससे फिर पता चलेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे हटते हैं या नेतन्याहू साहब पीछे हटते हैं। ईरान नहीं हटेगा, मुझे नहीं नजर आ रहा ईरान किसी तौर पे भी हटता नजर नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब का आपस में मुकाबला होगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे हट गए इस मामले में और डील से पीछे चले गए, तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात जो हैं आ जाएगी। पहले उनका कद काठ बहुत नीचे गिर रहा है, और इसराइल जो है वो एकदम से दोबारा वो जंगी माहौल में उतर आएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो ईरान के मिसाइल जो हैं वो इसराइल के बखिए भी उधेड़ सकते हैं, तो अगर अमेरिका की उसको मदद ना मिली जिस तरह पहले मिली थी। तो गोया मुझे लगता है कि असल मुकाबला इस वक्त बैटल ऑफ विट्स जो है वो अमेरिका और इसराइल के दरमियान है। उसमें ईरान का कोई लेना देना नहीं, वो बड़े इत्मीनान से बैठे हैं कि आप खुद ही फैसला कर लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए, मुझे अगर आगे चलना है तो लेबनान को साथ लेकर चलना है। एजाज साहब, दूसरा पहलू ईरान का भी है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई साहब, उन्होंने कहा कि मैं ईरानी प्रेसिडेंट के कहने पर इस बात पर आमादा हुआ कि हम एक मुआहदे की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं, और ईरानी अवाम ये नहीं चाहती कि मुआहदा किया जाए, कुछ लोग ये चाहते होंगे कि मुआहदा किया जाए। आपको लगता है कि वहाँ पर भी जो राय है वो एक नहीं है मुआहदे को लेकर? अभी भी वहाँ पर लोग समझते हैं कि ये मुआहदा नहीं करना चाहिए या इससे बेहतर मुआहदा हो सकता था? देखिए, ईरान की अवाम में, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा, ईरान की अवाम में ये एक तासुर है कि ये जंग हमने जीत ली थी, और अगर हमने जंग जीत ली है तो हम कागजों पर भी जीतें। दूसरी तरफ व्यू ये है कि भाई कागज पे भी तो जीत ही रहे हैं, ये जो डील है इसमें ईरान दे तो कुछ भी नहीं रहा। तो इन दो नुक्ता नजर को रिकंसाइल करने के लिए राबर ने दोनों नुक्ते डाल दिए कि ठीक है जी, वो चाहते हैं कि इसको कर लिया जाए। मैं खुद जाती तौर पर मुतमईन तो नहीं था,
लेकिन मैं अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी ट्रस्ट करें। तो गोया इस वक्त जो जो रहबर हैं मुश्तबा खमीनाई साहब, वो एक यूनिफायर के तौर पर चल रहे हैं, यानी कौम को इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने सदर के पीछे खड़े रहो और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उनको भी अंदर से पता है कि ये जो डील अभी जो बनी है इसके खदोखाल, ये हर लिहाज से ईरान के लिए काबिल कबूल होनी चाहिए जी। और एजाज साहब, पाकिस्तान का किरदार यकीनी तौर पर पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अब आप क्या समझते हैं कि कितना मुश्किल रहा पाकिस्तान के लिए इन दोनों ममालिक को मशरिक़ वस्ता के अंदर एक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी जंग जो कि मुआशी नुकसान भी था और दूसरी तरफ भी हर तरफ इंगेजमेंट हो रही थी, उसमें तमाम फरीकैन को एक मेज़ पर लाने के लिए और फिर वो एग्री कराने के लिए। दूसरा, इस जंग के बाद जो अरब ममालिक हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके रिलेशन ईरान के साथ क्या होंगे? जी, पहली बात तो आपने जो कही कि पाकिस्तान के हवाले से यकीनन पाकिस्तान का किरदार जो है वो तारीख में रकम हो चुका। पाकिस्तान ने वो सिलसिला शुरू करवा दिया है जो बावजूद इसके कि इसराइल नहीं चाहता था, इंडिया नहीं चाहता था, वो हो गया और उसको अब कोई रिवर्स नहीं कर सकता। उस हद तक पाकिस्तान आगे ले आया और पाकिस्तान जो है वो अब ये भी उनको कह रहा है कि देखें, ईरान अब एक हकीकत है, अब इसराइल आपकी मदद नहीं कर सकता, अमेरिका भी एक लिमिटेड मदद कर रहा है, वो तो खुद वापस वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने का सोच रहा है। तो अब आपको चाहिए कि आप ईरान के साथ लिव एंड लेट लिव वाला मामला करें, और अगर आपने जंगो-जदल जारी रखी तो वो आपकी तबाही भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये बड़ा साइब पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से कि नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने में मदद कीजिए, जिसमें ईरान भी हो, सऊदी अरबिया भी हो, पाकिस्तान भी हो, तुर्की भी हो और रियासतें भी बेशक शामिल हो जाए खलीज की, और चीन की आशीर्वाद हो, रशिया की आशीर्वाद हो, भले अमेरिका की भी हो। तो आपको अब ईरान की हैसियत को, उसकी एक हकीकत है, उसको अब तस्लीम कर लेना चाहिए। ये पैगाम है पाकिस्तान का, बिल्कुल दुरुस्त पैगाम है। अगर खलीजी रियासतों ने जंगी माहौल रखा ईरान के साथ, जो नहीं रखेंगे तो उनको पता है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत होगी। आपको याद है जब ईरान की तरफ से हमले भी हो रहे थे, किसी खलीजी रियासत ने उनके साथ जवाबी हमले नहीं किए, इसी वजह से ना, उनको पता था हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो खलीजी रियासतों के साथ मिलकर और बाकी सारे ममालिक के साथ मिलकर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएगा। और इसराइल जो है उसको अब फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उसके हाथ से अब्राहम अकॉर्ड भी गया और ईरान भी वहीं का वहीं खड़ा है और अमेरिका भी अब उसकी इतनी पुष्टपनाही नहीं कर रहा। तो बिल्कुल यकीनन ये खिता जो है, ठीक, यानी आप ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली इस वॉर के बाद आएगी, वो इटसेल्फ ईरान के अपने सिफारती ताल्लुकात जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, उसके साथ हमें देखने को आएगी। बहुत शुक्रिया। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने एक ऑफर की कि मिसाक़ जमहूरियत कर लेते हैं, और फिर एक मीटिंग भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, और वज़ीर आज़म साहब खुद अपोजिशन डेस्क पर गए। तो ये मामला है क्या और किस तरफ जा रहा है, इस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आखिर पाकिस्तानियों को पेट्रोल की कीमत में कमी की खुशखबरी सुनने को मिल ही गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमी का ऐलान खुद किया और पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये फी लीटर हो गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 67 रुपये फी लीटर में कमी की गई है और 311 रुपये हो जाएगी। फैसले का इतलाक रात 12 बजे से होगा। इस सारी सूरत पर अगर नजर डालें तो जंग से पहले 27 फरवरी को पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 70 पैसे फी लीटर थी, जबकि आलमी मार्केट में कीमत $72 थी। जंग के दौरान आलमी मंडी में कीमत $120 फी बैरल तक पहुंची तो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कीमत 458 रुपये हुई। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर है और आलमी मंडी में $78 से नीचे आ रहा है। एक तरफ IMF की सख्त शराइत हैं और दूसरी तरफ अवाम की मुश्किलात हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1700 अरब रखा है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद क्या लेवी हदफ का हसूल आसान होगा और क्या IMF की शराइत की मौजूदगी में कीमत मजीद कम हो सकेगी? और सवाल यह भी है कि कीमतें कम होने का असर दूसरी चीज़ों पर भी नजर आएगा या नहीं। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है, 74 रुपये पेट्रोल और 67 जो है वो रुपये डीजल पर कम किया गया है।
क्या टैक्सेस भी कम हुए हैं इसके साथ साथ, या सिर्फ जो आलमी मंडी में पेट्रोल कम हुआ उसी खरीद के मुताबिक सिर्फ पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, या इस दौरानिए के दौरान 28 फरवरी से टिल नाउ जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे उसमें भी क्या कमी हुई है, या वो अपनी जगह बरकरार है? जी बहुत शुक्रिया आपका। टैक्सेस में कमी नहीं है, बल्कि ये आलमी मार्केट में मिलने वाला रिलीफ है, जो कि आलमी मार्केट में जो अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो $60 to $70 पर बैरल जो है वो ट्रेड हो रहा है। ये जो रिलीफ दिया गया है तकरीबन 80 से $84 $85 फ़ी बैरल का है। और इसका अगर हम फुल रिलीफ जो है वो उसको अगर हम देखें, लेवी अपनी जगह पे है, टैक्सेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस हवाले से सामने आ रही है वो कम अज़ कम भी इसका रिलीफ ₹100 से ज़ायद का बनता है अगर फौरी तौर पे ये रिलीफ दिया जाए तो। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी आज मुआहदा जो है वो साइन हो गया था, आज टेक्निकल जो डायलॉग था वो आज स्टार्ट होना था। स्विट्ज़रलैंड में जो अनफॉर्चुनेट रीजंस जो हैं उनकी बिना पे वो अभी नहीं हो सका। तो अगर ये टेक्निकल जो ग्राउंड्स पे बातचीत होनी है वो शुरू हो जाएगी और अमन जो है वो मुस्तहकम तौर पे सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये रेट्स जो हैं वो, क्योंकि जो जेन्युइन रेट है आलमी मार्केट में ओपेक में जो हमें यहाँ पे तेल पाकिस्तान में आता है वो ओपेक मार्केट से ख़रीदा जाता है, तो वहाँ से जो रेट होगा उस वक्त जब ये नॉर्मल हालात हो जाएंगे तो वो $60 पर बैरल तक का जो रेट है वो हो सकता है। इन सम एक्सटेंट कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये रेट $48 पर बैरल पे भी आ जाता है। अच्छा ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, मैं ये भी जानना चाहूँगा अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें अपने नाज़रीन के लिए कि इस वक्त टैक्सेस क्या हैं, लेवी की इस वक्त क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो मौजूदा कीमत है उसमें से कितना चार्ज किया जा रहा है, और दीगर टैक्सेस? जी लेवी जो है वो फिक्स है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि IMF के साथ जो हमारे प्रोग्राम हैं उसमें सबसे अहम जो है वो उसका फैक्टर PDL होता है, जिसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं। और इस लेवी को जो सरचार्ज भी कहते हैं, PDL सरचार्ज या जो भी, इसमें हम तकरीबन 1300-1350 अरब रुपया जो ये साल 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है, इसमें हमने रखा हुआ था टारगेट। लेकिन ये टारगेट से ज़्यादा हमने आवाम से ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के पैसे जो हैं वो रिसीव किए हैं, वसूल किए हैं गवर्नमेंट ने। और अगर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम 125 अरब रुपये का रिलीफ आवाम को फ्राहम किया है, तो 250 अरब तो ज़्यादा, तकरीबन 200-250 अरब के करीब आवाम की जेबों से लेवी की मद में पैसे निकाले गए हैं। और आने वाला जो साल है जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा, जो आजकल डिबेट हो रही है बजट की, उस बजट में 1727 अरब रुपए जो है हमने लेवी का टारगेट रखा है। तो ये कम अज़ कम भी जो लेवी बनती है वो 130-140 रुपये फ़ी लीटर जो है वो लेवी गवर्नमेंट वसूल करेगी। यानी कि अगर पेट्रोल जो है वहाँ से 50 रुपये लीटर भी आएगा तो उसके ऊपर दीगर टैक्सेस डाल के और 130 रुपये लेवी डाल के, तो ये हमें फिर भी जो है वो 250 के करीब रुपए फ़ी लीटर में मिलेगा। तो इसमें लेवी में जो रिडक्शन है वो मुमकिन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं हमारे लैंडर्स के साथ, जिसमें IMF भी है, IFC है, दीगर जो अदारे हैं जहाँ से हम पैसे लेते हैं अपने मुल्क की इकॉनमी चलाने के लिए, जो रिज़र्व्स हैं उनको बेहतर करने के लिए। तो इस हवाले से बजटरी सपोर्ट भी हम करते हैं, तो वो लेवी हम कम नहीं कर सकेंगे जितना भी रिलीफ हम देना चाहें। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जिस तरह मैंने बात की है कि 100 रुपये फ़ी लीटर भी अगर, यानी वो तकरीबन 130-140 रुपीज़ एक इजाफी टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती रहेगी, और इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से 1700 अरब जो है उसका रखा गया है, टारगेट रखा गया है। लेकिन अब आम आदमी का एक सवाल ये है जी आम आदमी का सवाल ये है कि जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है इसके असरात अशिया खुर्दनोश्त या दीगर जो चीज़ें महंगी हुई थी जब पेट्रोल महंगा हुआ, जिस तरह ट्रांसपोर्ट है यानी किराए हैं या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो हम ख़रीदते हैं, उस पर इसके असरात कब तक आना हमें नज़र आएंगे?
देखिए इमीडिएटली तो जिस तरह जितना आज बड़ा एक रिलीफ है जो आवाम को फराहम किया गया है, तो कल से होना ये चाहिए कि तमाम हमारे मुल्क के अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और बाकी जो लोग हैं जो गवर्नेंस को देखते हैं, तो वो इमीडिएटली एक तो ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं उनको वो कम करवाएं, और ताकि जो तमाम ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों की नकलो हमल है, जो कि सवारी की सूरत में भी लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और गुड्स की सूरत में भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इन्हीं गाड़ियों के ज़रिए से होती है, तो वो तमाम मंडियों में ये किराए जो हैं वो कम करवाए जाएं। तो अल्टीमेटली ये तमाम अशिया जिसमें खाने पीने के फ्रूट्स भी शामिल हैं, गंदम भी शामिल है, जिसमें बाकी घी, दूध, चीनी, पत्ती, सब कुछ जो भी इस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से आता है, जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होंगे तो अल्टीमेटली उसका रिलीफ जो है वो आवाम के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन ये हमारे यहाँ एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है जो कि चल रही होती है कि जब रेट्स बढ़ रहे हैं तो सेम डे जो है वो रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब रेट कम हो रहे होते हैं तो फिर रेट उस स्पीड के साथ कम नहीं किए जाते, जो कि एक अलमिया है। लेकिन ये क्योंकि गवर्नेंस का इशू है, और गवर्नेंस के लिए आपको पता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसी काम के लिए होती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये इस काम में अगर पूरी तरह से दिलचस्पी ले तो ये और जो गवर्नमेंट रेट्स हैं, गवर्नमेंट को भी अपने रेट्स जो हैं रिवाइज़ करने पड़ेंगे। जिस तरह से आज जो चीज़ें आई हैं जो मंडी में, उसके रेट्स और होने चाहिए। ज़ाहिर है कल जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो उसका रेट और होगा। तो इसी तरह से हर वो चीज़ जो पहिए से चलती है उसकी रिडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे। और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, आवाम उम्मीद लगाए बैठी है कि दीगर तमाम चीज़ें जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगी हुई थी वो भी जल्द अज जल्द पुराने रेट्स पर जो है वापस आना शुरू हो जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पेट्रोल के बाद सियासत के मैदान से भी अच्छी खबरें हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी और सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की उम्मीद पैदा हुई है। चंद दिन पहले कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की जानिब से मिसाक़े जमहूरियत और मिसाक़े मईशत की पेशकश की थी, जिस पर PTI की तरफ से पहली बार मुस्बत इशारे सामने आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की तो अब वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा है कि PTI ने सियासी डायलॉग की पेशकश का मुस्बत जवाब दे दिया है। फाटा और पाटा के टैक्स मामलात पर अपोजिशन वफ्द ने बाद में वजीर खजाना और हुकूमती नुमाइंदों के साथ तफसीली नशिस्त की। असद कैसर ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को वाज़े तौर पर बताया है कि फाटा में नए टैक्स आयद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पर बाज़ाब्ता गुफ्तगू नहीं हुई, तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ मिसाक़े जमहूरियत के लिए तैयार है, क्योंकि मुल्क, जमहूरियत और कौमी इदारे सबके मुश्तरका है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI ने मुज़ाकरात पर मुशावरत शुरू कर दी है और जल्द बाज़ाब्ता जवाब देगी। सवाल यह है, क्या ये राब्ते सियासी कशीदगी के खात्मे का सबब बनेंगे या बानी की रिहाई, इलाज और मुलाकात से जुड़े मुतालबात की वजह से फिर एक और नाकाम कोशिश साबित होगी? क्या मिसाक़े जमहूरियत वाकई मुमकिन है या सियासी मफादात फिर रास्ता रोक ले? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, वज़ीर आज़म साहब आज अपोजिशन डेस्क पर आए भी, मुलाकात भी हुई, फिर बाद में हुकूमती वफ़द से आपके एक वफ़द की मुलाकात हुई। क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या जो मिसाक़े जमहूरियत की एक दावत असम्बली में खड़े होकर दी गई थी उसके हवाले से भी इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई इस पर रिस्पॉन्स बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, बात जो है ना, अभी जैसे जो हमारे असीरान कोट लखपत है वो लोग जैसे कह रहे हैं कि अभी मिसाक़े पाकिस्तान पे बात करने वाली बात है। एक चीज। नंबर 2, जो मुलाकात हुई है राना सनाउल्लाह वगैरह के साथ, जो मुलाकात हुई है अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, वो मेनली हमारे फाटा वाले लोग हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनका एक तो ये कहा गया था कि इतने 2018 में कहा था कि जी 10 साल तक टैक्स नहीं होगा और वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर और सारी चीजें जो उनको देने वाली थी वो अभी तक नहीं मिली। उनकी डिस्कशन हुई थी। बाकी रह गई बातचीत की, तो वो देखिए मेरे लिहाज से, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे लिहाज से बातचीत नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है ना, जो पावर वाली पोजीशन पे होता है, वो आमतौर पे इनिशिएट करता है। अच्छा,
अब इसमें ये याद रखें कि इस वक्त चाहे ये लोग इलिजिटिमेट हैं, इलिजिटिमेट क्या है, डेमोक्रेटिकली इलिजिटिमेट लोग हैं। जो इलिजिटिमेट होता है उसको हमेशा किसी न किसी तरीके से अपनी लेजिटिमेसी बतानी होती है। अब मैं इसका उर्दू तर्जुमा नहीं करना चाहता, तो आई विल कंटिन्यू एज एन इलिजिटिमेट, बाकी आप लोग खुद समझ जाए। मायूम अहमद साहब, आज हमें मंजर आम पर नजर आई जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ऑपोजिशन डेस्क पर मिल रहे हैं, आपके चेयरमैन वहाँ पर मौजूद हैं, फिर असद कैसर साहब भी ऑपोजिशन से जाके मिल रहे हैं। ये एक मैसेज तो मिल रहा है कि दोनों जमातों के जो राब्ते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि एक दफ़ा पहले भी राब्ते हुए थे मुज़ाकरात के हवाले से। वो कहा गया तहरीरी तौर पर दें, कहा गया नहीं इस तरह हो सकता, वो नहीं कंप्लीट हो सके। सो इस दफ़ा आपको लग रहा है कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो रहा है जो आगे बढ़ सकता है, आपके जो एतराज़ात हैं वो भी सुने जा सकते हैं। बिल्कुल 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 बढ़ सकता है। देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो ये बिल्कुल बढ़ सकता है, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो नहीं बढ़ सकता। अच्छा, कैसे बढ़ सकता है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे समझते हैं? हो जाता है सर, देखो शुरुआत के लिहाज से, मेरे लिहाज से बहुत जुल्म हुआ है, तो अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए सबसे पहले एक काम करना होगा गवर्नमेंट को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ह्यूमन राइट का भी इशू है, और वो हर लिहाज से वो है इमरान खान की सेहत का। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के लोगों की मुलाकात करवा दो, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट है जो डॉक्टर है, जो हमें कम से कम जिसपे हमें यकीन हो कि यार ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। अब बाकी डॉक्टर सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमें यकीन नहीं है, तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। हम सिर्फ ये चाहते हैं एक डॉक्टर को वहां मिलने दे दे उनके साथ, जो उनका डॉक्टर है, फैसल सुल्तान कर ले, बहुत अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको मिलने दे दे, एंड दैट्स इट। उसके अलावा हम बेशक कुछ ना करें, हमें पता चल जाए। अच्छा नासिर भट्ट साहब, सिंपल सा फॉर्मूला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कि आप फैमिली की या डॉक्टर की मुलाकात कराए, हम मामलात को जो आप कहते हैं मिसाक जमहूरियत या दीगर मामलात को हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं बानी से, और आगे लेकर चलने के लिए वो भी कोई रास्ता देखा जा सकता है। ये एक जो पॉइंट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो तमाम सियासत इसी एक पॉइंट पर इसके गिर्द घूमती है। क्या ये हुकूमत करवाएगी या करवा सकती है, या आप समझते हैं कि ये अगर हो जाए तो मामला आगे बढ़ सकता है? अच्छा, मैंने मयूर साहब की इतनी बात सुनी है कि जी वो डॉक्टर है, बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूं कि ये लोग वाकई ये अक्ल से पैदल लोग हैं। वो डॉक्टर सारे पढ़े लिखे ही होते हैं तो डॉक्टर होते हैं। इनसे ये बोले कि आप भी डॉक्टर हैं मयूर साहब, आप बाल लगाते हैं। एक और डॉक्टर है, वो हार्ट का काम करता है, जो आई स्पेशलिस्ट है, उसको चेकअप कराया जाता है। फिर एक दूसरी बात, ये बात हो गई कि वो जब भी डॉक्टर अपना इमरान खान ने कहा कि मुझे आंख का मसला है, उनको फौरन डॉक्टर के पास ले गए, उनका इलाज हो रहा है, चेकअप हो रहा है, हर चीज हो रही है। मुझे नहीं समझ आती कि इनका डॉक्टर क्या करेगा। मुझे आप बताएं, जब मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह से दे, जब उनके पेट गिरे तो आपका ही डॉक्टर थी यास्मीन राशिद, उसने ये कहा था कि इनके पेट गिर गए हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर वो हमारा डॉक्टर होता तो आप कहते आपने झूठ बोला था। अब ये बात, लेकिन नासिर भट्ट साहब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जब एक दावत दी गई मिसाक जमहूरियत के लिए, तो हुकूमत उसके लिए क्या करेगी? आपकी आवाज है दोबारा के नासिर भट्ट साहब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हुकूमत क्या करेगी? अगर वो दावत दी जा रही है, वज़ीर आज़म साहब बार बार असम्बली में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आए मिसाक जमहूरियत करते हैं, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अगर खदशात हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या करेगी हुकूमत, क्या रास्ता इख्तियार करेगी? देखिए एक मेरी बात सुने, इस बात में 2 साल इन लोगों ने ज़ाया कर दिए। इनको बार बार कहा गया, वो अभी तक वो टीम मौजूद है जो इनके साथ बात कर रही थी, चले जाते हैं। आज मैं आपको लिख के देता हूं कि ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ये काम ही नहीं है। इनको हर दफा कहा जाता है कि आप हमारे साथ बात करें, आप एक कौमी असेंबली में अपोजिशन जमात है, और हमेशा हुकूमत और अपोजिशन बैठ के कोई भी मामलात होते हैं उनको हल किया जाता है। अगर 10 में से 1 भी हल उसी से होता है जब आप बैठे। अमेरिका और ईरान की जंग हुई, वो दोनों बैठे ना, तो बात हुई। तो इनको अब मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं। ये कहते हैं हमने उनसे बात करनी है। भाई वो आपसे बात नहीं करते। आप एक सियासी जमात अगर अपने आप को समझते हैं, कभी आपसे हुकूमत में आज हम हैं, कल शायद आप हो, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत बैठ के ही बात करती है। एक बात मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन नया आना है, हम इनको बार बार कहते हैं आ जाए,
कि हम बैठ के इलेक्शन कमीशन लाए, फिर आपने कहना जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, फलां नहीं हुआ, ये किसी तरफ चलते ही नहीं। इनकी एक ही जिद है, कोई बात भी करो। अब ये कह रहे थे जी कि हम नहीं अपना बजट पेश करेंगे, जब तक मुलाकात नहीं होगी बजट भी पेश कर दिया। तो ये इनका तरीका, अगर इनका रवैया चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेंगे। मुलाकात, मैं कहता हूँ इमरान से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हुकूमत क्यों नहीं करवाती? क्या लगता है कि क्या हो जाएगा? वो कहते हैं हमने बजट पेश करना है, हमें इमरान खान से मिलने दें, हमने पार्टी पॉलिसी पर चलना है, हमें मिलने दें, हमें मिसाक जमहूरियत की दावत अगर मिली है तो इमरान खान का मौक़िफ़ जानना है, मिलने दें। तो क्यों नहीं मिलने देती हुकूमत? मिलने दें। मुझे आप बताएं, जरूर मुलाकात होगी, ये मिलने नहीं जाते कि आप बताएं। एग्जाम्पल दे देता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान का वकील था, वो मुझे अब उनका नाम नहीं आता, वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जाके मिले, वो अकेला जाके मिला, वो 3 घंटे बैठा, उसने आके कोई बात नहीं की। यही इनको हम समझाते हैं कि जब आप जत्थे लेके जाते हैं अदालत में, आप जाके उस क्या नाम है अडयाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है, उसको आप जब थ्रेट करते हैं, उधर और 10,000 कैदी हैं, भाई आप अपने रवैया चेंज करें, एक जमहूरी तरीका इख्तियार करें, तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। पहले मुलाकातें होती नहीं। ठीक, जब आपने लिख के दिया कि हम बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे, जब आप मिलते हैं बाहर आके आपको एक सियासी बैठक लगा लेते हैं। तो ये तरीका इनका ठीक नहीं है। और ठीक, सेनेटर साहब अब है क्या पाकिस्तान? मैं ये जान लेता हूँ ये चीज। सेनेटर साहब, हुमायूं अहमद साहब, अब है क्या ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? पिछले बजट में भी केपीके के यही कहा गया था कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो बजट नहीं पेश करेंगे। इस दफा वो नहीं हुआ, इस दफा भी वही सूरत हाल है, मुलाकात नहीं हो रही, बजट पेश हो गया। फिर दूसरा, क्या जो दावत हुकूमत आपको दे रही है वो भी इमरान खान से मुलाकात से ही मशरूत है, या उसका कोई और रास्ता, कोई पॉलिटिकल कमेटी या जो इख्तियार इमरान खान ने बाहर दिया हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब को कि मुज़ाकरात या एहतजाज की हिकमत अमली वो बनाएंगे, ये सारे फैसले वो करेंगे या अब इमरान खान करेंगे? देखिए, अभी भट्ट साहब ने एक मिसाल दी थी कि जब मियां साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे और यास्मीन राशिद साहब ने कहा था कि ये गिर गए। अब हमें क्या पता, फैसल वावडा ने कहा है कि वो उनके घर में पता नहीं कहाँ से उन्होंने ब्लड लिया था, कुछ बताया था कि किसी से ब्लड लिया था और उसके बाद वो प्लेटलेट बताए थे। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से होता। और उन्होंने कहा था ये फैज अमीर के साथ उन्होंने मिलके किया था। ठीक है, वो हमारे उस वक्त गवर्नमेंट में थे, लेकिन उन्होंने शायद ये बातें अपने तक रखी थी जो आज बता रहे हैं, पिछले चंद दिनों में बताया था। तो इस तरीके से तो 2 नंबरी तरीके से तो ये होते, लेकिन बात वो नहीं थी। इनके जब डॉक्टर गया था उसने कहा था कि मैं अपना मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहता हूँ। हम कह सकते थे कि वो क्या करेगा कर। देखिए, उस डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं करना। उस डॉक्टर ने जाके, एक डॉक्टर होता है जिसके पास आप जाते रहते हैं, वो आपके बारे में उसको सारी हिस्ट्री पता होती है। वो जाके ये नहीं करता कि वो ट्रीट करेगा, वो जाके देखता है, ऑब्जर्व करता है एज अ थर्ड पर्सन कि भाई क्या ये ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं क्या वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जिन लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि उन लोगों ने कहा कुछ है और शायद हुआ। तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ठीक है, मौजूद है। मुख्तसरन जानना चाहूंगा, अब ये जो दावत आ रही है मिसाक जमहूरियत की, इसका फैसला महमूद खान अचकज़ई ने करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने करना है, या ये मुलाकात से ही मशरूत है? देखें, जो बेसिकली तो उसूलन तो ये है कि इसका जो इख्तियार दिया गया है वो अचकज़ई साहब को दिया गया है और अलामा साहब को दिया गया है। जो बातचीत का इख्तियार है वो उनको दिया गया है, तो वो लोग करेंगे। एक नंबर 2, मिसाक जमहूरियत कह लें या मिसाक पाकिस्तान के लिए जब बात करेंगे तो उसूलन ये होना चाहिए जो आपकी मेन लीडरशिप होती है, जो टॉप लीडरशिप होती है, उनको बीच में लेकर जाए। ठीक है, जब आप एक चीज को कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब ये लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहबा के दरमियान में ये मिसाक हुई थी, तो फिर इस बेसिस पे जब वो लोग आपस में टॉप लीडरशिप मिलते हैं, अगर राना सनाउल्लाह साहब और ये कायरा साहब मिल जाएं या ये लोग जो, वो नहीं हो सकता। आपको हमेशा टॉप लीडरशिप के साथ मिल के करना पड़ता है। तो अगर वो करना है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, मुझे एक बात बता दें, क्या इसमें कोई बुराई है कि चलो उसको छोड़ देना, अचकज़ई साहब को जाके मिला दें। अचकज़ई साहब तो आके कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अलामा साहब अचकज़ई साहब से भी जरा सॉफ्ट इंसान है, उसकी जाके मुलाकात करवा दें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं अहमद साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।